नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्टर स्ट्रोक। मैं आपके साथ शोभना यादव। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटने के लिए इमरान खान के पास अब सिर्फ कुछ घंटों का वक्त बचा है। पिछले 2 हफ्ते से इमरान खान ने अपनी सत्ता बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, संविधान तक की धज्जियां उड़ाकर रख दी, लेकिन वो अपनी कुर्सी बचा नहीं पाए। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की हर कोशिश को कल एक ऐतिहासिक फैसले में पलट दिया। अब आज पाकिस्तान में क्या डेवलपमेंट्स हैं, हम आपको बताते हैं। कल सुबह भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 11 बजे पाकिस्तान नेशनल असेंबली की कार्यवाही शुरू होगी, जिसमें इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होना है। इससे ठीक पहले इमरान खान आज रात 10 बजे अपने देश को संबोधित करेंगे। इससे पहले आज इमरान खान ने धमकी वाली कथित चिट्ठी की जांच के लिए एक कमीशन बनाया है। पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान इस कमीशन के अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो निजी कारणों की वजह से इस आयोग से पीछे हट गए। इस बीच इमरान खान ने अपने सांसदों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें 155 में से सिर्फ 98 सांसद ही पहुंचे। इधर कल ही इमरान खान की सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेगी। पाकिस्तान के राज्य खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में भी मुख्यमंत्री के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है। इस बीच इमरान की हार के बाद पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि उन्हें एक खराब शासन से अब जाकर मुक्ति मिलेगी। इमरान के खिलाफ इस्लामाबाद में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और जश्न पूरे पाकिस्तान में मनना शुरू हो गया। ये इस्लामाबाद से 1400 किलोमीटर दूर कराची की तस्वीरें हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अप्रैल के महीने में ही पाकिस्तान में दिवाली मन रही है। ये कहते हैं कि ऑपोजिशन जो है वो इलेक्शन से भाग रही है। ऑपोजिशन इलेक्शन से नहीं भाग रही। हम इलेक्शन भी करवाएंगे, हम डॉलर भी कम लाएंगे, हम आटा भी सस्ता कराएंगे, हम चीनी भी सस्ती कराएंगे। हमने सारे काम करने हैं जो इस मुल्क के और कौम के मुफाद में हो। सुप्रीम कोर्ट का आज जो फैसला है वो आइन की बालादस्ती है। अब कल इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली में वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले जो सांसद इमरान के खिलाफ बागी हो गए हैं वो भी अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जश्न मना रहे हैं। इमरान खान के लिए ये हार इसलिए बड़ी है क्योंकि उन्होंने सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिए अहम है क्योंकि इस फैसले से पाकिस्तान में लोकतंत्र का दावा मजबूत होगा। पाकिस्तान में नियम कायदों से सरकार चलाने का दावा दुनिया में किया जाएगा। दुनिया को दिखाया जाएगा कि वहां सेना की नहीं, संविधान की चलती है। इमरान की हार पर इस्लामाबाद से 8000 किलोमीटर दूर लंदन में बैठे नवाज शरीफ भी एक्टिव हो गए। मीडिया के सामने आए, बोले पाकिस्तान को इमरान से निजात मिली जिसने मुल्क को कंगाल कर दिया। इस बीच कल सुबह पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का सत्र शुरू होने वाला है और सवाल यह है कि उससे पहले इमरान खान क्या करेंगे। ये कहा जा रहा है कि इमरान और उनके सारे मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव सदन में आने के बाद इमरान खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए ताबड़तोड़ बैटिंग की। पहले राउंड में वो भारी पड़ते भी दिखे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही बाजी पलट गई। अब इमरान खान की कुर्सी जाना तो लगभग तय है ही। कुर्सी से हटने के बाद भी उनकी मुसीबतें कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं। सवाल यह है कि इमरान पर चौतरफा मुसीबतों का वार क्यों हुआ। जिस इमरान को कभी सेना का चहेता माना जाता था, वही सेना आज इमरान खान से दूर क्यों खड़ी है। क्या इमरान की घेराबंदी की स्क्रिप्ट सेना ने ही लिखी है और क्यों सेना इमरान से नाराज हुई? इसका जवाब समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखना बेहद जरूरी है। के लिए ये सिलेक्टेड शब्द विपक्ष उस दिन से इस्तेमाल कर रहा है जब से वो कुर्सी पर बैठे। इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि विपक्ष का कहना था कि इमरान खान को जनता ने इलेक्ट नहीं किया, बल्कि सेना ने सेलेक्ट करके पीएम की कुर्सी पर बैठाया है। आज जब इमरान सत्ता से बाहर जा रहे हैं तो भी सिलेक्टेड वाली उपाधि। इमरान को सिलेक्टेड पीएम कहना ही इस बात का सबूत है कि इमरान आर्मी की आंखों के तारा हुआ करते थे। चुनाव के दौरान सेना पर इमरान की पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए विपक्ष पर दबाव बनाने का आरोप भी लगा था। इमरान खान ने भी प्रधानमंत्री बनने के बाद जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर अपनी वफादारी निभाई थी, लेकिन इसके बावजूद आखिर ऐसा क्या हुआ
कि जनरल बाजवा और इमरान खान के बीच खाई इतनी बढ़ गई कि उसी जनरल बाजवा को इमरान खान के तख्ता पलट की। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पाकिस्तान के मौजूदा पॉलिटिकल ड्रामे से इतना तो साफ हो चुका है कि इमरान और बाजवा में तलवार खींची है, क्योंकि इमरान भी दबी जुबान में कह चुके हैं कि बाजवा और उनके बीच गांठ आ चुकी है। इमरान ने जो बात 1 अप्रैल को दबी जुबान में कही, उसकी पूरी पिक्चर 48 घंटे बाद उनकी ही पार्टी के एक बागी सांसद ने रिलीज कर दी। पीटीआई के बागी आमिर लियाकत ने बिना लाग लपेट की यह दावा किया कि इमरान बाजवा के तख्ता पलट की बिसात बिछा रहे थे, हालांकि इस कोशिश में उनकी ही कुर्सी पलट गई। तुमने जनरल बाजवा को हटाने की कोशिश की। मैं गवाही देता हूं कि तुमने मुझसे बुलाकर बात की थी और तुमने कहा मैं जनरल बाजवा को हटाने वाला हूं। तुमने फौज में बगावत कराने की कोशिश की। तुमने कोशिश की कि एक कोर कमांडर को सामने लाकर तुम आर्मी चीफ को हटा दो, हमारे बाजवा को हटा दो। हटा के देखो, तुम्हारा बाप नहीं हटा सकता, तुम्हारा बाप भी हटा नहीं सकता, हटाओ। इमरान खान और आर्मी के बीच की रशाकशी उसी दिन खुल करके सामने आ गई जिस दिन इमरान खान ने अपनी रैली में वो चिट्ठी लहराई और विदेशी साजिश की कहानी सुनाई। इसके बाद ही पाकिस्तान के पॉलिटिकल ड्रामे में अमेरिका की एंट्री हुई और इमरान और बाजवा के बीच चल रही तनातनी की पूरी कहानी सामने। चीन से नजदीकियों के कारण अमेरिका पहले ही इमरान खान से नाराज चल रहा था, लेकिन यूक्रेन हमले के दिन जब इमरान पुतिन के मेहमान बनकर मॉस्को पहुंच गए तो बाजवा को लगा कि इमरान हटाओ स्क्रिप्ट रिलीज करने का यही सही वक्त है, क्योंकि इमरान का एंटी अमेरिका राग सेना के लिए परेशानी का सबब बन चुका था, क्योंकि पाकिस्तानी सेना अमेरिका यूरोप से बेहतर रिश्ते चाहती है। पाकिस्तान सेना के बड़े बड़े अफसरों का दूसरा घर अमेरिका ही माना जाता है और पाकिस्तान के सैन्य अफसरों की काली कमाई अमेरिका और यूरोप में ही निवेश होती है। खासकर अमेरिका के रियल एस्टेट में पाकिस्तान के सैन्य अफसरों ने बड़ा निवेश कर रखा है, वो भी नियमों को ताक पर रखकर। अमेरिकी प्रशासन के पास पाकिस्तान के ऐसे अफसरों का कच्चा चिट्ठा मौजूद है। पाकिस्तान से सैन्य अफसरों का अमेरिका में निवेश दशकों से चला आ रहा है। बहुत से रिटायर्ड पाकिस्तानी फौजी तो अमेरिका और यूरोप में ही बस चुके हैं। इसीलिए इमरान का एंटी अमेरिका स्टैंड सेना का सिरदर्द बढ़ा रहा था। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी फौज वहां के अवाम के पहले अपना भला चाहती है और इसके तहत उसने तेल कंघी से लेकर कृषि तक के निकायों में अपने रिटायर्ड अधिकारी तैनात किए हुए हैं। पाकिस्तान के अनेक पूर्व और वर्तमान फौजी हुक्मरानों का अवैध पैसा अमेरिका और यूरोप में लगा हुआ है। ये फौजी हुक्मरान नहीं चाहते कि उन्हें किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचे, लिहाजा उन्होंने अपने पालतू इमरान खान को हटाने की स्क्रिप्ट तैयार कर डाली। बाजवा की इस स्क्रिप्ट की भनक जब इमरान को लगी तब तक काफी देर हो चुकी थी। अपनी कुर्सी जाती देख इमरान ने अमेरिका पर सीधे हमले शुरू कर दिए। इस पॉलिटिकल इमरान ने जब कुर्सी बचाने की छटपटाहट में अमेरिका का सीधे तौर पर नाम लेना शुरू किया तो बाजवा ने भी भरी महफिल में उन्हें डिप्लोमेसी के लेक्चर सुनाए और ये भी समझा दिया कि पाकिस्तान के लिए अमेरिका क्यों जरूरी है। पाकिस्तान के पॉलिटिकल ड्रामे के बीच बाजवा का ये बयान पूरी पिक्चर साफ कर देता है। इमरान को चौतरफा चित करके बाजवा ने यह भी बता दिया कि पीएम की कुर्सी पर बने रहने के लिए सेना का आशीर्वाद कितना जरूरी है। अब सवाल यह है कि क्या बाजवा इमरान को कुर्सी से हटाकर छोड़ देंगे या फिर अभी बाजवा का बदला बाकी है। कल इमरान खान की हार तय मानी जा रही है, इसीलिए पाकिस्तान में एक सवाल यह भी है कि कल के बाद इमरान खान का क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तुरंत चुनाव नहीं होंगे। पाकिस्तान का चुनाव आयोग अपने सुप्रीम कोर्ट में कह चुका है कि तुरंत चुनाव करवाना मुश्किल है। ऐसे में अगर इमरान खान को विपक्ष में बैठना पड़ा तो क्या उन पर केस नहीं चलेगा, क्योंकि इमरान पर एक नहीं कई आरोप हैं, संविधान तोड़ने से लेकर देशद्रोह और भ्रष्टाचार तक। और पाकिस्तान का मौजूदा विपक्ष ठान कर बैठा है कि इमरान खान को उनके किए की सजा दिलाकर रहेंगे। यही है इमरान खान का सबसे बड़ा गुनाह। 3 अप्रैल को उनकी शह पर पाकिस्तान नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। पर अब जब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पहले जैसी स्थिति बहाल कर दी है तो फिर सवाल है कि क्या इमरान को इस अपराध की सजा नहीं मिलेगी? क्या इमरान की मुश्किलें और नहीं बढ़ेंगी? पाकिस्तान में अभी मौजूदा सरकार का 13 महीने का कार्यकाल बाकी है, लेकिन इमरान तो अविश्वास प्रस्ताव हार जाएंगे और शहबाज शरीफ पीएम बन जाएंगे। अब अगर इससे पहले भी चुनाव होते हैं तो कम से कम 7 से 8 महीने लगेंगे। ये 8 महीने ही इमरान के राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत अहम है। इमरान खान पर संविधान तोड़ने के आरोप में देशद्रोह का केस चल सकता है। विदेशी साजिश का आरोप साबित न होने पर भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
इसके अलावा इमरान पर विदेशी फंडिंग के भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। इमरान खान अपनी पत्नी की दोस्त फराह खान के भ्रष्टाचार में फंस सकते हैं। पाकिस्तान के विपक्ष का आरोप है कि फराह के भ्रष्टाचार का पैसा इमरान को भी मिलता था। ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इमरान खान पाकिस्तान छोड़कर जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये इमरान की सियासी खुदकुशी होगी। सेना के रास्ते में रोड़ा लटकाएंगे तो ज़रूर गिरफ्तार भी हो सकते हैं या मुल्क से बाहर भी निकाले जा सकते हैं, उसमें कोई सेना को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन ये है कि क्या सेना, हमने ये भी देखा है कि जब सेना अपने सत्ता हासिल करने की जब वो प्लान बनाती है तो पहले जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसको वो अलाउ करती है कि वो धीरे धीरे काम नहीं करने देती। इमरान के करीबी पहले ही मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हंगामा उस फराह खान को लेकर मचा हुआ है जो इमरान की पत्नी की दोस्त थी। विपक्ष पहले ही तय करके बैठा है कि इमरान के इस राजदार की जांच जरूर होगी। फराह के बारे में कहा जाता है कि पंजाब की असली मुख्यमंत्री वही थी। उससे बिना पूछे हुए पंजाब में कोई भी ठेका नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि हर पोस्टिंग में फराह का हिस्सा होता था। इसीलिए विपक्ष कह रहा है कि अब इमरान भी भागेंगे। मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और न ही मैंने सरकारी मामलों में दखल दिया है। मेरे चरित्र पर गंदा कीचड़ फेंकने वालों की अपनी बहनें और बेटियां हैं। मेरे पति पहले ही मेरे कारोबार के बारे में बता चुके हैं। खुदा के लिए मुझे और मेरे परिवार को इन अफवाहों से नहीं जोड़ें। अब इमरान के राजनीतिक भविष्य पर से कल पर्दा उठ जाएगा। उनकी हार भले ही तय हो, लेकिन पाकिस्तान में टिकना सेना के रहमो करम पर निर्भर करता है। क्या रूस और यूक्रेन की जंग अब खत्म होने वाली है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रूस की तरफ से मिले संकेत से यही लग रहा है कि शायद 1 महीने के भीतर जंग खत्म हो जाएगी। 1 महीने बाद रूस का सबसे बड़ा दिन आ रहा है, विक्ट्री डे। 9 मई को रूस विक्ट्री डे मनाता है। राष्ट्रपति पुतिन के लिए 9 मई की तारीख बेहद अहम है, लेकिन यूक्रेन में जो जमीनी हकीकत दिखाई दे रही है उसके संकेत कुछ और ही हैं। रूसी कब्जे वाले डोनबास के इलाके में रेलवे स्टेशन पर मिसाइल हमला हुआ, 50 आम नागरिकों की जान चली गई। यूक्रेन का दावा है कि मिसाइल रूस ने मारी है, जबकि रूस का कहना है कि यह मिसाइल यूक्रेन ने फायर की है। इसी बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें रूसी सेना पर आम नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगाया गया है। यानी कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। क्या रूस और यूक्रेन की लड़ाई अब दोनों देशों की सेनाओं से निकलकर आम नागरिकों की हत्याओं पर आ गई है? क्या यूक्रेन के आम नागरिक इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि उसी को आधार बनाकर दोनों देश एक दूसरे पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगा पाएंगे? बूचा नरसंहार की गूंज अभी कम भी नहीं हुई थी कि रूसी कब्जे वाले दोनेत्स्क में मिसाइल अटैक से दूसरे नरसंहार को अंजाम दे दिया गया। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि यूक्रेन के एक शहर पर मिसाइल अटैक के बाद की असली तबाही है। ये लाशें दोनेत्स्क के क्रामातोर्स्क के रेलवे स्टेशन की, जहां पर लोग वहां से निकलने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी वहां मिसाइल आकर गिर गई। धरती से टकराने के बाद मिसाइल में जब विस्फोट हुआ तो उसने तबाही मचा दी। लोगों को भागने का मौका तो छोड़िए, सोचने का वक्त भी नहीं मिला और उनकी मौत हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उन लाशों को जो बिखरे हुए सामान के साथ पड़ी हुई। हमले के फौरन बाद बचाव दल पहुंचा और फिर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिसाइल अटैक के वक्त रेलवे स्टेशन पर हजारों लोग मौजूद थे। यूक्रेन का दावा है कि मिसाइल हमला रूस की तरफ से किया गया है। This is how Russia came to protect the Donbass, how they view the protection of the Russian-speaking population. And this is the 44th day of our reality. After 8 years of war in the east of Ukraine, I would like all of us
to commemorate with the moment of silence all those who were killed by Russian missiles, Russian bombs, and Russian arms. Thank you. जिस रेलवे स्टेशन पर मिसाइल से अटैक हुआ है वो रूस समर्थित विद्रोहियों के कब्जे वाला इलाका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का साफ तौर से इस हमले के लिए रूस पर तो आरोप लगाया जा रहा है, साथ ही वो एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। जेलेंस्की के निशाने पर एक तरफ रूस है तो दूसरी तरफ इससे डोनबास में रहने वाले लोगों को भी वो उकसा रहे हैं कि रूस अपने फायदे के लिए उन पर भी हमला करने से परहेज नहीं कर रहा है। जाहिर है वो डोनबास इलाके में रूस के खिलाफ माहौल बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस को इसकी खबर नहीं है। रूस की तरफ से जेलेंस्की के आरोपों का फौरन खंडन आ गया। रूस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि यूक्रेनी राष्ट्रवादियों के कब्जे वाले इलाके से डोनेत्स्क शहर के रिहायशी ब्लॉक पर तोचका यू मिसाइल से हमला किया गया। मिसाइल के वॉरहेड में विस्फोट से कई नागरिक मारे गए हैं। इस तरह के हथियार से उन इलाकों पर हमला करना जहां सैन्य ठिकाने नहीं है वो युद्ध अपराध है। तोचका यू मिसाइल से हमला करना सबूत है कि उनका इरादा ज्यादा से ज्यादा आम नागरिकों को मारना था। इस हमले के लिए रूस ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों को एक सिरे से तो खारिज किया ही है, साथ ही रेलवे स्टेशन पर हुए हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। रूस का आरोप है कि इस तोचका मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन की सेना करती रही है, लेकिन हकीकत यह भी है कि इस तोचका मिसाइल का इस्तेमाल रूसी सेना भी करती रही है। तोचका यू मिसाइल सोवियत संघ के वक्त की टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। साल 1976 से ही ये रूस सहित कई देशों की सेनाओं के सर्विस में है। रूस, यूक्रेन सहित दुनिया के करीब 10 देशों में इस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस के पास इस वक्त करीब 220 तोचका मिसाइल लॉन्चर्स मौजूद हैं। वहीं यूक्रेनी सेना के पास तोचका मिसाइल के करीब 90 मिसाइल लॉन्चर्स मौजूद हैं। इसकी अधिकतम रेंज 185 किलोमीटर है। ये इसी तोचका मिसाइल का मलबा है जो रेलवे स्टेशन पर गिरी थी। ये तोचका मिसाइल ही है, इसकी पुष्टि आप इन दोनों तस्वीरों को देखकर कर सकते हैं। मलबा मिसाइल के निचले हिस्से का है, इसमें आपको ये फिन्स नजर आ रहे होंगे। अगर आप मिसाइल की पूरी तस्वीर देखेंगे तो ठीक ऐसे ही फिन्स आपको मिसाइल के निचले हिस्से में इसमें नजर आएंगे। पर सवाल ये है कि ये मिसाइल किसने फायर की? क्योंकि यूक्रेन कह रहा है कि ये रूस ने फायर की, रूस कह रहा है कि फायर यूक्रेन ने किया है। अब मिसाइल किसकी थी ये तो निष्पक्ष जांच के बाद ही पता चल पाएगा, पर इतना तो तय है कि लड़ाई में निर्दोष लोगों की जान जा रही है। बूचा में आम नागरिकों पर जिस तरह के अत्याचार की तस्वीरें आई हैं, उससे पता चलता है कि युद्ध की कितनी भारी कीमत आम लोग चुकाते हैं। इसी बीच मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी सेना ने यूक्रेन में गैर कानूनी हत्याएं की हैं। उनके सैनिकों ने आम नागरिकों का कत्ल किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का दावा है कि उनके पास इसके सबूत भी हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव एग्नेस कालामार्ट का कहना है कि सबूतों से पता चलता है कि यूक्रेन में निहत्थे नागरिकों को उनके घरों और सड़कों पर क्रूरता से मार दिया जा रहा है। हाल के हफ्तों में हमने सबूत जमा किए हैं कि रूसी सेना ने गैर कानूनी हत्याएं की हैं, जिनकी जांच युद्ध अपराधों के रूप में की जानी चाहिए। नागरिकों की जानबूझकर हत्या मानवाधिकारों का उल्लंघन और युद्ध अपराध है। इन मौतों की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यूक्रेन में मानवाधिकारों के उल्लंघन के सबूत जमा करने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 20 से ज्यादा लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, जो रूसी सैनिकों के अत्याचार के चश्मदीद गवाह हैं। ये उन 4 इलाकों के लोग हैं जहां पर आम नागरिकों की सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। ये इलाके हैं वोदोनाविका, वोरजेल, होस्टोमेल और बूचा। जाहिर है आम नागरिकों की हत्याएं और रूसी सैनिकों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन का मामला बेहद गंभीर हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल से भी रूस को इसी आधार पर निकाला जा चुका है। हालांकि रूस अपने ऊपर लग रहे आरोपों से इनकार कर रहा है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें युद्ध के मैदान से आ रही हैं, उससे एक बात तो साफ है कि इसमें कोई शक नहीं कि आम लोगों को मारा तो जा रहा है। तो ये तो बात रूस और यूक्रेन युद्ध की हो गई, और अब विश्लेषण करेंगे श्रीलंका के ताजा हाल का, जहां आर्थिक बदहाली से देश की सूरत तेजी से बिगड़ रही है।
हालात ये हो चुके हैं कि देश की आधी आबादी जरूरी चीजों की कतार में लगी है, तो आधी आबादी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। प्रदर्शनकारी देश की मौजूदा हालात के लिए सरकार को गुनहगार मान रहे हैं और पिछले करीब 1.5 दशक से श्रीलंका में सरकार का मतलब एक ही परिवार है और वो है राजपक्षे परिवार। लेकिन आज राजपक्षे परिवार के खिलाफ पूरा देश सड़कों पर उतर गया है और इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सेना ने और पुलिस को सड़क पर उतार दिया गया है सरकार के द्वारा। ऐसी सूरत में आमतौर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में संग्राम की तस्वीरें खूब मिल रही है। श्रीलंका में हर नया दिन मुसीबतों का ग्राफ एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है और इसके साथ सरकार के खिलाफ गुस्से का ग्राफ भी चढ़ जाता है। कोलंबो में एक एलपीजी गैस एजेंसी पर एबीपी न्यूज रिपोर्टर जैनेंद्र कुमार पहुंचे तो वहां का हाल हैरान करने वाला था। लोग कड़ी धूप में 3-3 दिन से एक सिलेंडर के इंतजार में खड़े थे। बीते 2 दिनों से ये सुबह से लेकर शाम तक इंतजार कर रही हैं सिलेंडर का, लेकिन इन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। तकलीफ हम समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी जानने की कोशिश करते हैं। मैम, सिंस व्हेन यू आर वेटिंग फॉर द सिलेंडर एंड एनी होप ऑफ गेटिंग टुडे? Not today, because from yesterday also I came around 7 o'clock in the morning, and then we are waiting around until 3 o'clock. Then with the hopes we were there, but didn't get it. But today they are on the way. It's delivering, but only 130 cylinders they will give. श्रीलंका की इस मुसीबत की घड़ी में उसके साथ सबसे मजबूती से खड़ा है हिंदुस्तान। यही वजह है कि श्रीलंका की जानी मानी हस्तियां भारत का शुक्रिया अदा कर रही हैं। 1996 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान अर्जुन रणतुंगा और स्टार खिलाड़ी सनत जयसूर्या पहले ही एबीपी न्यूज से भारत की मदद का शुक्रिया जता चुके हैं। अब स्टार बैट्समैन रोशन महानामा ने भी भारत को थैंक यू कहा है। I think we've got to this stage because our leaders have not been far-sighted, and I think they need to take the responsibility. माना जा रहा है कि श्रीलंका चीन के कर्ज जाल में फंसकर कंगाल हुआ है और अब जब श्रीलंका भंवर में फंस चुका है तो चीन तमाशा देख रहा है, लेकिन भारत ने उसे इस भंवर से निकालने का बीड़ा उठाया है बिना किसी नफे नुकसान की परवाह किए। श्रीलंका और भारत के संबंध जिन 3 धाराओं के संगम पर स्थित हैं, वो त्रिवेणी, वो 3 धाराएं हैं। वसुधैव कुटुंबकम, पड़ोसी सबसे पहले, और SAGAR, सागर की नीति, यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। भारत की मदद श्रीलंका को डूबने से बचा जरूर रही है, लेकिन देश के आर्थिक ग्राफ में कोई इजाफा नहीं हो रहा और इसके लिए वहां की जनता अपनी सरकार को दोषी मान रही है। श्रीलंका के मौजूदा हालात को लेकर जनता का गुस्सा राजपक्षे सरकार पर भड़का है, क्योंकि जिन फैसलों के कारण देश की ऐसी दुर्गति हुई है वो सभी राजपक्षे सरकार ने किए और राजपक्षे सरकार का मतलब है राजपक्षे परिवार, क्योंकि पिछले हफ्ते पूरी कैबिनेट के इस्तीफे से पहले यही परिवार कैबिनेट में छाया हुआ था। अब जरा देखिए कैसे ये ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं। श्रीलंका के सर्वोच्च पद पर बैठे गोटबाया राजपक्षे 4 भाई हैं, उसमें दूसरे भाई हैं महिंद्रा राजपक्षे जो कि प्रधानमंत्री हैं, गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति, यानी 4 भाई। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहला भाई राष्ट्रपति, दूसरा भाई प्रधानमंत्री, तीसरा भाई बसिल राजपक्षे पूर्व वित्त मंत्री, चमल राजपक्षे पूर्व सिंचाई मंत्री, यानी एक परिवार में 4 भाई और चारों किसी न किसी पद पर बैठे हुए हैं। अब आते हैं महिंद्रा राजपक्षे पर जो कि प्रधानमंत्री हैं। उनका बेटा है नमल जो कि पूर्व खेल मंत्री है, दूसरा बेटा जो छोटा बेटा है योशिता वो पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ है। अब अगर चमल राजपक्षे पर आए, पूर्व सिंचाई मंत्री जो है उनका बेटा शशींद्र जो कि पूर्व खाद्यान्न मंत्री है। तो ये जो पूरा फैमिली ट्री है जो कि सत्ता पर काबिज है, जिनके खिलाफ जनता का गुस्सा फूट पड़ा है, वो ये 4 भाई जो चारों ही सरकार में बैठे हुए हैं। और ये आप देख ही सकते हैं, गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति, उनके भाई महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री, बसिल राजपक्षे
पूर्व वित्त मंत्री, अब ये रिश्तेदारी देखिए उनकी, गोटबाया राजपक्षे जो कि राष्ट्रपति हैं, अगर उनकी बात करें, भांजे जो हैं निपुणा राजपक्षे पूर्व उप मंत्री, जे विक्रम सूर्या पूर्व राजदूत, प्रसन्ना विक्रम सूर्या पूर्व सेना प्रमुख, बहनोई जो हैं वो ललित चंद्रासा अमेरिका में श्रीलंका के राजनयिक। मतलब कुल मिलाकर श्रीलंका में अगर कुछ चल रहा है तो वो पूरा एक परिवार है जिसने पूरे देश के ऊपर कब्जा किया हुआ है। करीब 1.5 दशक से राजपक्षे परिवार ही श्रीलंका की सरकार बन चुका है और श्रीलंका की राजनीति में इस परिवार का इतिहास काफी पुराना और दिलचस्प है। श्रीलंका में राजपक्षे परिवार के इतिहास को खंगाला जाए तो 2 नाम सामने आते हैं। पहला नाम है डॉन मैथ्यू राजपक्षे, जो उस वक्त के सिलोन के एक बड़े नेता थे, लेकिन 1945 में श्रीलंका की आजादी से पहले ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद लोगों ने जबरन उनके भाई डॉन एल्विन को चुनाव लड़वाया। उनके दिवंगत भाई का प्रभाव ऐसा था कि एल्विन निर्विरोध चुनाव जीते। इसके बाद डॉन एल्विन का जीवन राजनीति में बीता। उनके 9 बच्चे थे जो आज श्रीलंका पर राज कर रहे हैं। एल्विन मैथ्यू की 1967 में मौत हो गई। 3 साल बाद उनके बेटे महिंदा ने राजनीति में कदम रखा। चंद्रिका कुमार तुंगा के 1 दशक के शासन के दौरान महिंदा कैबिनेट मिनिस्टर रहे और जब चंद्रिका ने राजनीति से संन्यास लिया तो राष्ट्रपति बने और अमेरिका में बस चुके अपने भाई गोटबाया को वापस बुलाकर रक्षा मंत्री बनाया। महिंदा राजपक्षे ने जब कमान संभाली तो श्रीलंका में गृह युद्ध चरम पर था। गोटबाया के नेतृत्व में एलटीटी के खिलाफ श्रीलंका में अभियान चला। लिट्टे के सफाई के नाम पर तमिलों का भी नरसंहार हुआ, लेकिन इसकी जांच कभी नहीं हुई। एलटीटी विरोधी अभियान में राजपक्षे परिवार बेलगाम हुआ। महिंदा राजपक्षे ने देश के सभी अहम पदों पर परिवार के सदस्यों को बिठा दिया। एक वक्त ऐसा भी आया कि राजपक्षे परिवार के 40 सदस्य सरकार में किसी न किसी पद पर थे। उस वक्त श्रीलंका के बजट का 70% राजपक्षे परिवार के मंत्रियों के हाथ में था। परिवारवाद भी एक कारण है, क्योंकि जब भी सत्ता में परिवार के लोग आते हैं और तो जाहिर है कि कुछ हद तक मेरिट कॉम्प्रोमाइज की जाती है, क्योंकि जब अलग अलग इम्पोर्टेंट पोजीशंस पर जो सिलेक्शन होते हैं तो उसमें हो सकता है कि परिवारवाद का जो एक कारण है उस कारण से गलत आदमी उस जगह पर पहुंचा हो। जैसे कि पुराने फाइनेंस मिनिस्टर थे, अभी उनकी कंगाली में सबसे बड़ा रोल जो माना जाता है वो उनके फाइनेंस मिनिस्टर का है। 2015 के चुनाव में महिंदा राजपक्षे हार गए। 2019 के चुनाव में महिंदा नियमों के मुताबिक फिर राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे, तो उन्होंने भाई गोटबाया को राष्ट्रपति बनवा दिया। देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, लेकिन कुर्सी पाने के लिए महिंदा ने देश की अर्थव्यवस्था को दांव पर लगा दिया। राजपक्षे परिवार ने क्या क्या गलतियां की, अब जरा ये देखिए। एलटीटी विरोधी अभियान के लिए चीन से मदद ली, चीन से कड़ी शर्तों पर लोन लेते रहे, लोन के पैसों में चारों भाइयों ने भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए जनता को टैक्स छूट दी, कर्ज का बोझ बढ़ा तो उर्वरक बंद करने का गलत फैसला लिया, राजनीतिक फायदे के लिए समाज को धर्म और जाति में बांटा। अक्सर ये माना जाता है कि जब भी आप सब्सिडीज देते हैं तो सब्सिडीज देने में जो देश की अर्थव्यवस्था है वो बहुत कमजोर हो जाती है। ये सारे के सारे अर्थशास्त्री मानते हैं। यही चीज श्रीलंका में भी लागू हुई। अगर आप ध्यान करें, जब भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोन देता है वो एक चीज जरूर चेक करता है देश की कि भाई आप सब्सिडीज कितनी हैं, और वो हमेशा लोन देने से पहले ये बोलता है कि आप सब्सिडीज कम कीजिए। और सब्सिडीज पॉलिटिशियंस क्यों देते हैं? ताकि उनको वोट मिले। राजपक्षे परिवार के लालच और उनकी गलतियों के कारण श्रीलंका पूरी तरह से कंगाल हो गया और आज एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। कैबिनेट इस्तीफा दे चुकी है और महिंदा और गोटबाया के खिलाफ पूरा देश सड़क पर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।